हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ओनली यूपीएससी के द्वारा शुरू किए गए आरंभ बैच को शुरू हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, जिसमें आपकी कुछ पॉलिटी की क्लास हुई हैं और ज्योग्राफी की क्लास आपकी कॉन्टीन्यूसली चल रही है। जल्द ही आपकी पॉलिटी की क्लास भी दोबारा से कंटिन्यू हो जाएंगी। कुछ कारणोंवश वो अभी डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं, लेकिन जल्द ही वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आपको हिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। आशा है कि आप लोगों की ज्योग्राफी की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, सिविल सर्विसेज की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आशा है कि आप लोगों को जो ओनली यूपीएससी का जो आरंभ बैच है वो जिस उम्मीद या जिस मोटिव के साथ शुरू किया गया था वो मोटिव हम आपका पूरा करने में कर पा रहे हैं, और आपको आपकी जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। दिक्कतें सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं होती हैं, कभी कभी जो बच्चे हैं तैयारी करने वाले वो मनोबल को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा लगने लगता है कि क्या उनसे ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। या और लोगों को देख के, अपने आसपास के वातावरण को देख के, आसपास के लोगों को देख के कभी कभी वो बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि शायद वो इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, ये चीज़ काफ़ी मेहनत मांगती है और वो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं आज के समय में, या उनके पास वो रिसोर्सेज या फिर ऐसे कुछ कमियां उनको नज़र आ रही हैं जिनकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करते हैं अपने आप में ही कि शायद वो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं, या उनका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, पहली बार में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या सेकेंड अटैम्प्ट में हो पाएगा या नहीं। आपको पढ़ाई इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल के करनी है। ये सब चीज़ों को सोच के आप कभी भी खुले दिमाग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ही ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपके मन में फल को पाने की इच्छा और उसके प्रति चिंता रहेगी, आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। इस समय आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, मेहनत से चीज़ों को समझना, चीज़ों को समझ के उनको टेस्ट करना। और इसी वजह से आपको क्लास के बीच में कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जिनका आंसर्स कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। तो जो बच्चे करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपके इस छोटे से कदम के लिए, जो कि आप रोज़ ले रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं रोज़ सुबह 11:30 बजे, और उन क्वेश्चंस को आप आंसर करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटे छोटे क्वेश्चन को आंसर करते हैं, सही गलत कैसे भी करते हैं सही। आपको उनका सही जो जवाब है वो नेक्स्ट वीडियो में दिया ज़रूर जाता है। पिछली कुछ वीडियोज़ में आपसे जो सवाल किए गए थे उसका आंसर आपको कल की वीडियो में दिया गया था। कल से फिर से एक क्वेश्चन रिपीट किया गया था, जो था कि हमारे सौरमंडल में कई सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीवन जो है वो पृथ्वी पर ही क्यों संभव हुआ। तो उसका आंसर भी कुछ बच्चों ने दिया है। मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग छोटे छोटे कदम ले रहे हैं और अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं। तो आज उस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद हम आज का अपना जो टॉपिक है उसको हम जारी रखेंगे, जो हमने कल की वीडियो में छोड़ा था आज के लिए। तो जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव हो पाया, उसका रीज़न ये है कि जब सौरमंडल का निर्माण हुआ और सारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, तो जिस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो तत्व या फिर जो भी प्रोसेस था उसमें जो शामिल था, उन कारणों की वजह से अर्थ इस तरीके से अपने आप में निर्मित हुई है कि उस पर जो भी तत्व मौजूद हैं, जो भी गैसेस मौजूद हैं या जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन सब की वजह से ही उस पर जीवन संभव हो पाया। जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, तो जब अर्थ पृथ्वी बन के तैयार हुई थी, ये हम आगे वाली एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे या समझेंगे कि अर्थ बन के तैयार हुई तो किस तरीके की थी। लेकिन अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जब पृथ्वी बनी थी तो आज की पृथ्वी जैसी नहीं थी, वो इतनी सुंदर या इतनी आकर्षक या उस पर इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे। वो एक बहुत ही गर्म, एक बंजारा ज़मीन जैसी थी। धीरे धीरे करके जो भी प्रोसेस हुआ है, बाहर से जो अंदर की जो ज्वाला थी वो बाहर निकली है, और उस ज्वाला के निकलने के प्रोसेस में जो भी गैसेस बाहर आई हैं या जो भी वाटर वेपर्स बाहर आई हैं, उनसे हमारे जो वातावरण है, अर्थ के चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है वो बन के तैयार हुआ। उसमें कई तरह की ही गैसेस थी पहले, उन गैसेस में भी बदलाव हुआ।
लास्ट में आके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेज अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। ये अल्टीमेट एटमॉस्फेयर बनके तैयार हुआ था। ऑक्सीजन जो कि एक लाइफ गैस है, मतलब कि जो जिससे जीवन संभव हो पाता है, वो हमारे अर्थ पे पाई जाती है। इसकी वजह से ही हमारे जीवन में जो है पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज़ है पानी। हमारी अर्थ का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है। हमारे पृथ्वी पर पानी पाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। खोज हुई थी कि क्या और प्लैनेट्स या चांद पर पानी पाया जाता है कि नहीं। चांद पे कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि चांद पे पानी पाया गया है, और खोज हो रही है कि कहाँ पानी पाया जा सकता है या कहाँ नहीं, क्योंकि जीवन को संभव बनाने के लिए कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ पे जीवन संभव है। कोई भी इंसान वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तो ये है उस क्वेश्चन का आंसर कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है। इसलिए संभव है क्योंकि पहला पानी जो कि बहुत ज़रूरी है वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। दूसरा प्राणवायु जो कि ऑक्सीजन है वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों से वेजिटेशन आया, फूड आया, जो कि सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं सर्वाइवल के लिए। पहले तो ज़िंदा ही रहना है, सर्वाइव तो बाद में करना है। तो ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑक्सीजन और पानी, वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर ही सिर्फ और सिर्फ जीवन संभव है। तो ये है उस क्वेश्चन का आंसर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है रिवॉल्यूशन, मतलब कि परिक्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर। कल हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्यमंडल में किस तरीके से अपना जो है मूवमेंट करती है। एक करती है वो घूर्णन, मतलब कि अपनी ही अक्ष या अपने ही एक्सिस पे वो घूमती है। एक होता है परिक्रमण, मतलब कि रिवॉल्यूशन की, मतलब वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो हमने कल की वीडियो में ये देखा था कि जब पृथ्वी जो है वो रोटेट होती है तो उससे हमें क्या क्या मतलब हमें क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है कि अगर पृथ्वी घूमे ही ना अपनी एक्सिस पे या रोटेट ही ना हो तो उससे क्या हमें फ़र्क पड़ेगा, या उसके घूमने से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जो दिन और रात का फ़र्क है, मतलब दिन होके रात हो रही है, रात होके दिन हो रहा है, दिन और रात बदल रहे हैं, उनकी समय सीमा प्रभावित हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसका कारण है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है। पृथ्वी की पोजीशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि पृथ्वी अपनी जो ऑर्बिटल प्लेन है उसमें 66.5 डिग्री से झुकी हुई है, टिल्टेड है। और अगर हम बात करें कि वर्टिकल प्लेन या फिर उसका जो स्पिनिंग प्लेन है, मतलब कि अगर पृथ्वी ये है और अगर पृथ्वी रोटेट हो रही है तो अगर ये उसका ऑर्बिटल प्लेन है तो पृथ्वी इस तरीके से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब ये नॉर्थ पोल होगा, ये होगा साउथ पोल, ना कि ये। तो ये झुकी हुई है, रोटेट हो रही है। रोटेट होने से ही दिन और रात का फ़र्क पड़ता है। ये हमने कल की वीडियो में देखा था, कल की क्लास में हमने देखा था। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है, इतना हमने देख लिया था, रोटेशन के बारे में हम जान चुके थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग डाउट्स नहीं पूछ रहे हो कमेंट सेक्शन में, तो इससे हमें ये लगता है कि शायद आप लोगों को कुछ डाउट्स नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी एडवांस क्लासेस लाने की कोशिश करें, क्योंकि शायद आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं। तो हम जल्दी ही क्लासेस को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के शायद कुछ डाउट्स हैं नहीं, और अगर हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वरना हम बेसिक्स से अगर शुरू कर रहे हैं तो वो कर सिर्फ आप ही के लिए रहे हैं, वरना समय को बचा के सीधे एडवांस क्लासेस पे भी जाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं और बेसिक्स पढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर हमें ये लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं आ रहा है, या डाउट आने का मतलब ये है कि ना आने का मतलब ये है कि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं। तो अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं तो हम एडवांस पे जा सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो बेसिक्स क्लास चल रही है इन्हें कंटिन्यू किया जाए, या फिर हम सीधे एडवांस क्लासेस की तरफ जा सकते हैं। जैसा भी आपका रिस्पॉन्स होगा आप लोगों का, हम उसी तरीके से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके होने से हमारी पृथ्वी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब आज हम देखेंगे। तो परिक्रमण क्या होता है, रिवॉल्यूशन।
या फिर परिक्रमण। क्या होता है, देखो ये है सन। अगर ये सन है और सन ये अर्थ है, ठीक है, तो सबको पता है कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। उस घूमने को, उस मूवमेंट को ऐसे घूमती है, मतलब कि अर्थ के मतलब पृथ्वी के सूरज के चारों ओर घूमने के उसके मूवमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन, ये जो अर्थ है, एक रिवॉल्यूशन मतलब कि अगर यहाँ से चली और वापस उसे यहीं पे आने में कितना समय लगता है, उसे लगता है 365 1.4 डेज। इतना समय लगता है, मतलब इतने दिन 365 डेज और एक दिन का 1/4 हिस्सा, इतना टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जनरली आपने देखा होगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप उसे झट से आंसर दे देते हो कि 365 डेज होते हैं। आप उसे ये वाला हिस्सा नहीं बताते हो कि 1/4 भी होता है। वो क्यों? क्योंकि 1/4 को अगर हम काउंट करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा असुविधाजनक हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि 1/4 हिस्सा अगर है पूरे साल में तो वो कहाँ गया। तो और वैज्ञानिकों की मतलब कैलकुलेशंस को लेके, इन सब चीज़ों को लेके हम ये जो 1/4 हिस्सा है इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसको काउंट नहीं करते हैं और हम वेट करते हैं। मतलब ये फ्रैक्शन है ना, ये किसी एक पूरे हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर किसी छोटे से हिस्से को हम किसी में शामिल करेंगे तो वो चीज़ बैलेंस नहीं हो पाती है। तो हम इंतज़ार करते हैं इस छोटे से हिस्से को एक बड़ा नहीं, एक पूरा हिस्सा बनने का। तो अगर ये 1/4 हिस्सा है एक दिन का, तो अगर हमें इसे पूरा बनने का मतलब पूरा एक दिन बनने का इंतज़ार करना है, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देंगे, नहीं सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा एक दिन बन जाएगा। मतलब कि हमें पूरे 4 साल लगने वाले हैं इस चीज़ का इंतज़ार करने के लिए कि ये जो 1/4 हिस्सा है दिन का वो पूरे एक दिन में परिवर्तित हो जाए। इसीलिए जो हमारा लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद आता है। कैसे? अगर हम काउंट करें, ये है पहला ईयर, अगर इसमें 1 ये था, ये भी ले 365 है ना। तीसरा ईयर 365 1/4, चौथा ईयर 365, ठीक है। अगर हम इसमें इन चारों में से 1/4 हटा ले, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये 4 सालों के जो 4 सालों का जो छूटा हुआ 1/4 हिस्सा है, अगर हम उसको प्लस कर दें तो ये आएगा 4/4 मतलब 1, मतलब कि इस 1/4 हिस्से को पूरा एक दिन बनने में हमें 4 साल लगेंगे। जब ये 4 साल बाद पूरा एक दिन बन जाएगा तो हम उसे चौथे साल में ऐड कर देंगे, मतलब कि 5वें साल में क्या होगा, 5वें साल में 365 प्लस 1 हो जाएगा। ये चारों साल हमने यहाँ से हटाए, मतलब कि यहाँ पे ये प्लस किया, यहाँ पे ये प्लस किया, यहाँ का ये प्लस किया, फिर यहाँ पे जो बन के आया वो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया 1 पूरा, इसलिए 366 डेज हो जाएंगे हर 4 साल बाद। उसे हम कहते हैं लीप ईयर। ये तो हमें पता चल गया इसके समय सीमा के बारे में, परिक्रमण के समय सीमा के बारे में, कि वो कितने दिनों में अपना जो है जो एक परिक्रमा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पूरा कर लेती है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब बात आती है कि पृथ्वी की, इससे हमें पता क्या चलता है, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो उसका भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा, कि अगर वो ना घूमे तो कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है और उसके ना होने से फ़र्क पड़े तो उस चीज़ का कोई महत्व होगा। अगर वो चीज़ हो रही है और ना हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं है होने का। मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हो
और आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है। मतलब पढ़ाई करने से, मेहनत करने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो चांसेस हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो चांसेस हैं कि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो पढ़ाई करने से चांसेस हैं कि हो जाए, पढ़ाई करने ना करने से बिल्कुल ही पता है कि नहीं होगा। मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका महत्व है, उसका महत्व है, इसलिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो यही इस एग्जाम्पल से, मतलब एक छोटा सा पढ़ाई से रिलेट करते चलते हैं ताकि आप मोटिवेट भी होते रहो। तो अगर किसी चीज़ के होने से फ़र्क पड़ रहा है और उस चीज़ के ना होने से भी फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब उस चीज़ के होने का कोई महत्व होगा ज़रूर। तो अगर पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी घूम रही है तो कुछ हो रहा है, ठीक है। और अगर पृथ्वी नहीं घूम रही है तो अगर कुछ फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ पे, होने ना होने पे, तो ठीक है। तो हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी के घूमने से क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्यों ज़रूरी है पृथ्वी का घूमना। लेकिन अगर हम ये देखें कि पृथ्वी के घूमने से भी कुछ नहीं हो रहा है और पृथ्वी के ना घूमने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को पढ़ने का कि पृथ्वी क्यों घूमती है। तो पृथ्वी के घूमने से क्या फ़र्क पड़ता है, देखो हमने देखा था कि पृथ्वी झुकी हुई है, मतलब कि इस तरीके से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये इसका लाइट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, COI है, ठीक है। पृथ्वी झुकी हुई है। तो अगर पृथ्वी झुकी हुई है तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है और पृथ्वी घूम भी रही है, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के मौसमों के ऊपर। तो जैसे कि आपने देखा था कि पृथ्वी जब रोटेट करती है तो उस समय दिन और रात का पता चलता है। वैसे ही जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो उससे हमें मौसमों का पता चलता है। वो कैसे देखते हैं, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 4 तरीके के मौसम, मेनली 4 तरीके के मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, शरद ऋतु, और मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं विंटर्स, समर्स, स्प्रिंग, ऑटम। ये 4 तरीके के हमारे मौसम होते हैं। तो ये 4 तरीके के जो मौसम होते हैं इनको ये प्रभावित हो रहे हैं, मतलब कि पृथ्वी के सूरज के चारों ओर घूमने से हमारे मौसम बदल रहे हैं। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो या तो विंटर ही रहेगा किसी हिस्से पे, या फिर किसी हिस्से में समर ही रहेगा, या फिर स्प्रिंग ही रहेगा, या ऑटम ही रहेगा, ये होने वाला था। लेकिन क्योंकि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, इसलिए हमारी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग हिस्सों में मौसम बदल रहा है। कैसे बदल रहा है वो हम अब देखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पृथ्वी अगर घूम रही है तो उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, उससे महत्वपूर्ण क्यों है पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी का घूमना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसके घूमने से, सूर्य के चारों ओर या परिक्रमा करने से हमारी 4 मौसम बनते हैं। 4 मौसम बन के निकल के आते हैं, और अगर वो नहीं घूमेगी तो शायद ये मौसम नहीं बन के निकल के आएंगे, और पृथ्वी पे हमेशा हर एक जगह पर एक जैसा मौसम ही रहेगा। तो वो कैसे होता है अब हम ये देखते हैं। इसको भी थोड़ा हटा देते हैं। ये है सूर्य, ठीक है। अगर ये सन है और पृथ्वी इस तरीके से चारों ओर घूम रही है तो क्या होगा। अब देखो, अगर पृथ्वी सूर्य के इस तरफ है और अगर हम यहाँ पे अर्थ को बनाते हैं, ये अर्थ है और अर्थ झुकी हुई है, मतलब कि यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा, यहाँ इक्वेटर होगा,
ठीक है। तो अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो ये इस पूरे हिस्से पे पड़ रही है सूर्य की किरणें, यहाँ पे इस पूरे हिस्से पे पड़ रही है सूर्य की किरणें, ठीक है। हमने ये समझ लिया इस समय की इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की किरणों के बीच में क्या संबंध रहेगा। अगर पृथ्वी सूर्य की इस तरफ है और झुकी हुई है और रोटेट हो रही है, तो सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी पे पड़ रही हैं तो वो पूरे इस हिस्से पे पड़ रही हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। अगर पृथ्वी घूमते 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 यहाँ आ जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी झुकी हुई है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इक्वेटर है। हाँ, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अगर हम बनाएं, हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनाते हैं तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। मतलब सूर्य की किरणें अगर पड़ रही हैं इस स्थिति में, पृथ्वी की इस पोजीशन पे सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी पे पड़ रही हैं तो इस हिस्से पे पड़ रही हैं। तो आप देखोगे कि जब पृथ्वी इस स्थिति में है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है वो पृथ्वी की ओर झुका हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा है वो पृथ्वी की ओर झुका हुआ है, मतलब कि ऐसे झुका है कि नॉर्थ पोल भी किरणें, नॉर्थ पोल पे भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और साउथ पोल बिल्कुल ही अलग है, इतना हिस्सा बिल्कुल ही अंधेरे में है और नॉर्थ पोल ज़्यादा ही सूर्य की तरफ झुका हुआ है। इस स्थिति में ये हमने देखा, इस स्थिति में देखा कि कोई पोल नहीं झुका हुआ है। पोल इस तरफ, नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है, लेकिन कोई पोल सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है। पृथ्वी के इस हिस्से पे, पूरे हिस्से पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। इस हिस्से में हमने देखा कि नॉर्थ पोल पृथ्वी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और साउथ पोल पृथ्वी से नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और साउथ पोल जो है वो थोड़ा दूर विपरीत दिशा में जा रहा है सूर्य की। अब अगर हम फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएं तो फिर से ऊपर वाली स्थिति ही आने वाली है। वो कैसे? अगर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, तो अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो जो हिस्सा इस समय सूर्य के सामने था वो पीछे जा चुका है घूमते घूमते, क्योंकि पृथ्वी रोटेट भी तो कर रही है ना, इसलिए तो पृथ्वी के उस वाले हिस्से पे सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी। फिर भी हम शेड कर देते हैं कि मतलब कि ये वाली स्थिति नहीं बनने वाली इन दोनों स्थितियों में, क्योंकि वहाँ पे कोई पोल सूर्य के सामने नहीं झुका हुआ है। अब अगर पृथ्वी फिर से यह इस तरफ आती है परिक्रमा करते करते और रोटेशन करते करते, तो क्या होता है? अब नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर है। अब अगर, और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है। उस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हम तब बनाते हैं जब हमें ये देखना होता है कि किस हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, क्योंकि इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा। ये नहीं है कि बनेगा नहीं, लेकिन उसको वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक तरीके से यही हो गया ना, क्योंकि ये पृथ्वी हम सामने से देख रहे हैं और ये पृथ्वी हम साइड से देख रहे हैं, तो इसलिए इसमें फ़र्क है। तो अगर हम पृथ्वी को अब इस स्थिति में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किरणें पृथ्वी के इस हिस्से में पड़ रही हैं। तो अब आप देखोगे कि सदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा हिस्सा सूर्य की तरफ है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में झुका हुआ है। तो अब हम इन चारों स्थितियों को समझ के अगर हम ये जाने कि पृथ्वी के किस हिस्से पे किस समय कितनी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और उससे सूर्य के वातावरण या मौसम में क्या बदलाव आ रहा है किन जगहों पर, तो उससे वहाँ का मौसम किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इस पिक्चर को देखते हैं। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि पृथ्वी का जो भी लैंड मास है, मतलब मैक्सिमम लैंड मास जो है पृथ्वी का,
वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए अगर मौसम बदल रहा है तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से ही हमें जो है फ़र्क डालेगा। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हम एक प्रधान मान लेते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी मौसम होगा उसको हम बड़ा मानेंगे, तो इसलिए नाम भी उसी तरीके से रखे जाते हैं। तो अगर पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फेयर में कम सनलाइट पड़ रही है, मतलब कि सूर्य की किरणें, अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम यहाँ पे बना दें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखोगे आप सीधे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस समय समर्स रहेंगी, तो इस स्थिति को हम समर सॉल्स्टिस या फिर हम इसे जून सॉल्स्टिस भी कह सकते हैं। ये स्थिति है हमारे जून के महीने की, जून सॉल्स्टिस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है हमारा भारत भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, हमारे घर में जून के महीने में ही आ गई होती है। तो ये स्थिति तो हमें पता चल गई। आज हम बस इनके नामों के बारे में जानेंगे कि नाम किस तरीके से पड़े, कैसे होता है, क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अब जब धीरे धीरे पृथ्वी जून से लेके आगे बढ़ती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आप देखते होंगे कि मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाता है। गर्मियाँ हल्की हल्की जाने लगती हैं, ठंड भी नहीं आई होती है, एक बीच का मौसम होता है जिसे हम ऑटम कहते हैं या पतझड़ के नाम से भी हम उसे जानते हैं, कि जाती हुई गर्मियाँ आती हुई सर्दियाँ, उसको हम वो कहते हैं। तो ये है, ये जो स्थिति है ये आती है सितंबर के महीने में, और इस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिन और रात का भी फर्क होता है। इस हिस्से पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, धीरे धीरे रोटेट होता है, तो यहाँ पे दिन और रात का भी फर्क होगा। यहाँ पे दिन लंबी दिन लंबे होंगे, रात छोटी होगी। यहाँ पे रात लंबी होगी, दिन छोटे होंगे। लेकिन जब ये स्थिति आ जाती है और एक ऐसी डेट है जो कि है 21 जून, जो कि है समर सॉल्स्टिस, मतलब कि 21 जून को टॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही होती है, मतलब कि सूर्य की जो किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधे सीधे पड़ती हैं उस दिन, तो उसे हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। जब धीरे धीरे पृथ्वी इस पोजीशन में आ रही होती है, तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे सीधे इस हिस्से पे पड़ रही होती हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं, लेकिन ऐसा मतलब कि पूरे हिस्से पे पड़ रही होती है बराबर। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में 12-12 घंटे के दिन रहते हैं, मतलब कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात रहती है। ना ही कहीं पे समर बहुत गर्मी होती है, ना ही कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। मौसम एक बराबर बैलेंस्ड रहता है, उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। मतलब कि अगर दिन और रात इक्वल टाइम के हैं तो हम उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ये है सितंबर इक्विनॉक्स, या फिर क्योंकि इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा होता है, तो हम उसे ऑटम या फिर सितंबर इक्विनॉक्स भी कहते हैं। इक्विनॉक्स मतलब कि दिन और रात की सीमा जो है वो इक्वल है और मौसम भी बैलेंस है। फिर जब धीरे धीरे पृथ्वी इस पोजीशन में आती है, सितंबर से और आगे बढ़ती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप देखोगे कि पृथ्वी इस तरफ झुकी है और धीरे धीरे सदर्न हेमिस्फीयर का जो बड़ा हिस्सा है वो सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा है वो सूर्य के विपरीत जा रहा है। मतलब कि अगर रोटेट करते समय रोटेट हो रहा है तो आप ये देखोगे कि पृथ्वी जब घूम रही है तो उस समय जो है सूर्य की किरणें सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इतनी नहीं पड़ रही हैं। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं पड़ रही हैं तो वह तो विंटर हो जाएगा,
और 22 दिसंबर जो कि हाल ही में बीता है हमारा 22 दिसंबर, उस दिन को हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस या दिसंबर सॉलिस्टिस, विंटर या फिर दिसंबर सॉलिस्टिस। विंटर या फिर दिसंबर सॉलिस्टिस इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन या फिर सबसे लंबी रात होती है। ये तो और विंटर शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे जब इस स्थिति से वो फिर से पृथ्वी जो है इस स्थिति में आती है तो क्या होता है, पृथ्वी इस तरीके से जा रही है, तो पृथ्वी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फिर से आप मार्च के महीने में ये देखते होंगे कि मौसम फिर से बदल रहा है। सर्दियाँ कुछ कुछ कम हो रही हैं, गर्मियाँ अभी पूरी तरीके से आई नहीं है, तो वो जाती हुई सर्दी आती हुई गर्मी वाला मौसम होता है। और उस दिन मतलब कि 21 मार्च को पृथ्वी के इस हिस्से पे सीधी सीधी किरणें पड़ना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे गर्मी आना शुरू हो जाती हैं और उसे हम स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग यानी कि फिर से फूल पत्तियाँ आने लगती हैं जो यहाँ पे इस समय झड़ गई थी, फिर बिल्कुल ही दिसंबर में ख़त्म हो गई थी, फिर से वो उगना या फिर से आने लगती है स्प्रिंग या फिर मार्च इक्विनॉक्स। ये हमारे 4 तरीके की पृथ्वी की स्थिति है। हमारे 4 विंटर्स मतलब 4 सीजन्स हैं जिनको हमने देखा कि वो क्या क्या होते हैं। समर या फिर जून सॉलिस्टिस होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका होता है वो समर या फिर जून सॉलिस्टिस होता है। जब कोई भी पोल सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है, दोनों ही हेमिस्फीयर में बराबर मात्रा में सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं, तो दोनों ही हेमिस्फीयर में एक जैसा लगभग बैलेंस मौसम रहता है और रातें और दिन का जो है समय सीमा वो भी एक तरीके से इक्वल रहती है। तो सितंबर के महीने में हम उसे ऑटम या फिर सितंबर इक्विनॉक्स कहते हैं। ये साल में 2 बार होता है इक्विनॉक्स साल में 2 बार होता है, एक सितंबर के महीने में, एक मार्च के महीने में। ठीक है, अब बस बात ये है कि कुछ क्षेत्रों में मार्च में, कुछ क्षेत्रों में सितंबर में अलग अलग तरीके से होता है। अब जब इक्विनॉक्स से सितंबर इक्विनॉक्स से और धीरे धीरे दिसंबर की तरफ बढ़ती है तो सदर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य के विपरीत झुका हुआ होता है। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ने से सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर जैसी स्थिति आ जाती है और उसे हम विंटर या फिर दिसंबर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। अब देखो, विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में तो समर है ना, तो फिर भी हम इसे विंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें किसी एक चीज़ को रेफरेंस लेना था तो हमने उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेफरेंस ले लिया। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसे दिसंबर सॉलिस्टिस भी कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब दिसंबर से पृथ्वी मार्च के महीने में पृथ्वी इस स्थिति में आती है तो यही स्थिति यहाँ पे भी बन के खड़ी हो जाती है। उसे मार्च या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि जब अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर इंडिया में हम मान ले तो उस समय मार्च के महीने में स्प्रिंग का सीज़न चल रहा होता है और सितंबर के महीने में ऑटम का सीज़न चल रहा होता है। आपने अगर आपकी जानकारी में होगा या नहीं भी होगा तो अगर आप इस स्थिति को देखो, अभी क्रिसमस आया है हाल ही में और पूरे विश्व में अगर आप क्रिसमस की तस्वीरें देखोगे या कहीं भी देखोगे तो स्नोमैन बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस जो है वो विंटर में आते हैं। ठीक है, क्रिसमस विंटर में आते हैं, मतलब कि दिसंबर के महीने में विंटर है, मतलब कि इस हिस्से में विंटर है। तो जो भी क्षेत्र दिसंबर के महीने में इस हेमिस्फीयर में पड़ रहे हैं, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दिसंबर के महीने में वहाँ पे ठंड होगी, इसलिए क्रिसमस में वहाँ पे विंटर में विंटर फेस्टिवल है वहाँ पे क्रिसमस। लेकिन अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो दिसंबर के महीने में सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, मतलब वो क्षेत्र सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और दिसंबर में तो वहाँ गर्मियाँ होंगी, तो वहाँ तो क्रिसमस विंटर फेस्टिवल है ही नहीं, वो तो समर फेस्टिवल हो गया। ऐसा ही एक देश है ऑस्ट्रेलिया,
जहाँ पे क्रिसमस विंटर्स में नहीं समर में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा होता है उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती हैं और ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस वजह से ये डिफरेंस आता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है हम समर में क्रिसमस मनाते हैं। मतलब वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं है कि समर्स में मनाते हैं तो मतलब जून में मना रहे हैं, नहीं, उनके हिसाब से वहाँ पे समर्स होती है। उनका जो लोकेशन है उसके हिसाब से दिसंबर के महीने में वहाँ पे समर्स रहती है, इसलिए क्रिसमस उनके समर्स में सेलिब्रेट होता है। मतलब कि दिसंबर में वहाँ पे समर्स रहती है। तो ये आप देख लो कि ये पृथ्वी कितनी ही विभिन्न गतिविधियों से भरी हुई है कि एक कोने में अगर वहाँ पे विंटर चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोने में विंटर चल रहा हो। लोगों के रहन सहन में, एक ही समय में लोगों के रहन सहन में कितना फ़र्क पड़ रहा है कि एक जगह पर अगर क्रिसमस में स्नोमैन बनाया जा रहा है तो वहाँ पे समर है और स्नो नहीं है, तो वहाँ पे उनके त्यौहार मनाने में भी कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो यही आज का टॉपिक था। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कि मौसम किस तरीके से क्या क्या होता है, उसके नेक्स्ट टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि इस प्रिपरेशन में आपके साथ लगे हुए हैं बहुत मेहनत से। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।